नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैन। और आखिर में आसमान से तारे गायब कर देने वाली लाइट का चैप्टर भी है। तारे गायब हो जाते हैं उस लाइट से। क्या आपके घर में भी वो लाइट है जो तारे खा जाती है? आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होने पर सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन में अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान सकारात्मक परिवर्तन आया। राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 3 तलाक का भी जिक्र किया। बजट सत्र के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके मुताबिक 2023-24 में देश की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे जेडीयू में इज्जत दी गई, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन इसे सिर्फ झुंझुना थमाना कहा जाता है, क्योंकि अधिकार के नाम पर कुछ नहीं दिया नीतीश कुमार। कुशवाहा ने फिर से पार्टी में हिस्सेदारी की बात कही। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को भोजपुर में उनके काफिले पर हुए हमले की डीजीपी स्तर की जांच की भी मांग की। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम होगी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसका ऐलान किया है। जगन मोहन ने कहा कि वो भी आने वाले कुछ महीनों में विशाखापत्तनम शिफ्ट हो जाएंगे। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद 10 साल के लिए दोनों राज्यों की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया था। 10 साल पूरे होने से पहले नई राजधानी की घोषणा करनी थी। इससे पहले 2015 में तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया था। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नई राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली बीबीसी पर रूस ने प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री एक सबूत है कि बीबीसी किस तरह से अलग अलग मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ रहा है। बीबीसी सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि स्वतंत्र नीति अपनाने वाले देशों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा फैलाता है। बीबीसी कुछ समूहों के हितों के लिए इस तरह का दुष्प्रचार करता है। बीबीसी के इस रवैये के हिसाब से ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। दुष्कर्म के एक और केस में आसाराम को गांधीनगर सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में कल सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया था। 2013 में दर्ज हुए इस मामले में कुल 8 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिनमें से एक सरकारी गवाह बन गया था। मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी को कई बार धमकी भी मिली, लेकिन उन्होंने जांच पूरी की। आसाराम फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है और वर्चुअल कोर्ट के जरिए उन्हें सजा सुनाई गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें पीएम मोदी और भारत का भविष्य बताने वाला पर्चा खुलेगा। लेकिन ये पर्चा खोलने के पहले उन लोगों के बारे में बताता हूं जिनका पर्चा पहले पाठशाला ने खोला और फिर अब इनकम टैक्स विभाग ने उनका पर्चा खोल दिया है। पाठशाला की क्लास का बड़ा असर हुआ है और सबसे पहले आज उसके बारे में आपको बताता हूं। ईसाई बाबाओं की जो हमने क्लास लगाई थी, उसके एक हफ्ते के अंदर ही पंजाब में कई ईसाई पास्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में भी हमने आपको बताया था। बजिंदर सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। यह छापेमारी जालंधर और मोहाली में हुई है। ईसाई पास्टर्स पर आरोप है कि इन्हें बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग मिलती है और इस फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए होता है। विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी और टैक्स में हेराफेरी के बारे में इनकम टैक्स विभाग को कुछ क्लूज मिले थे, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पंजाब में 2 पास्टर बजिंदर सिंह और हरप्रीत देओल से जुड़े चर्च और उनके ठिकानों पर रेड की है। बजिंदर सिंह जालंधर की ताजपुर चर्च के प्रमुख हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जालंधर और मोहाली में प्रॉफेट बजिंदर सिंह के ठिकानों पर ये छापे मारे। हमने आपको याद होगा कि पाठशाला में ईसाई पास्टर जो फेथ हीलिंग करने के नाम पर कर रहे थे और कैसे कैसे चमत्कारों का दावा करते हैं, उसके बारे में आपको दिखाया था। और अब उन पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ने आपको बताया था पाठशाला में, याद होगा, जब बागेश्वर सरकार पर तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, उनके टेस्ट हो रहे थे, तो हमने दिखाया था आपको ईसाई बाबाओं के बारे में और यह भी पूछा था कि जरा इनसे भी पूछ के देखो, जरा इनकी भी जांच कर लो। बागेश्वर सरकार को तो नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन यही वो बाबा जिनके बारे में मैंने आपको दिखाया था, ये पुराना क्लिप आपको दिखा रहा हूं,
उस दिन हमने दिखाया था, अब उनके यहां छापे पड़ रहे हैं। तो पाठशाला की खबर का बड़ा असर हुआ है और अच्छी बात है कि यह सिलसिला शुरू हुआ है। दूसरे धर्म के बाबाओं की भी जांच हो रही है। लेकिन अब आज की बात, और आज जिस पर्चे की बात कर रहा था उसकी बात। पिछले 3 साल किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल रहे, किसी भी दुनिया भर के देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 साल तो कोरोना था, फिर पिछले साल रूस यूक्रेन युद्ध आकर सिर पर बैठ गया जो अभी तक चल रहा है, और इसी फरवरी में युद्ध को 1 साल हो जाएगा। 3 साल से ऐसी स्थितियां हैं जिससे पूरी तरह से उबर पाना हाल फिलहाल में किसी भी देश के लिए नामुमकिन सा रहा है। ब्रिटेन में तो 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए। लेकिन भारत दुनिया का इकलौता को जानना चाहिए कि देश आज कहां खड़ा है। सिर्फ इधर उधर की बातें होंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका हमारा भविष्य क्या है। इसलिए आज भविष्य बताने वाले आंकड़े रखूंगा पर्चे खोलकर। लेकिन सुनिए पहले यह कि आज ही IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, दुनिया भर के देशों का लेटेस्ट ग्रोथ अनुमान बताया। और आज भी फिर से दुनिया में सबसे आगे कौन है? वो है भारत। अपना भारत, गर्व से कहिए, अपना भारत आज भी दुनिया में टॉप पर है। IMF का ग्रोथ अनुमान मतलब किस तेजी से कौन सी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, इसको लेकर अनुमान है। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े बताने वाला हूं। आज जरा एकदम सोफा पे, कुर्सी पे बैठ जाइए और रिमोट को दूर फेंक दीजिए। भारत फिर से टॉप पर रहेगा। यह है हमारा और आपका भविष्य। 6.1% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में बढ़ेगी। इसके बाद चीन का नाम है कि चीन जो है वो 5.2% की दर से बढ़ेगा। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का हाल सुन लीजिए, ये माइनस में चलेंगे भाई लोग। ये जो हम पे राज करके गए बहुत साल, ये -0.6% पे चलेंगे। जापान, इसका हाल क्या होगा? ये 1.8% की दर से बढ़ेगा। रूस 0.3% की दर से बढ़ेगा। अमेरिका का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं। और अगर इसको आप 2024 के लिहाज से देखिएगा, ये तो आपको 2023 का बताया, ये 2023 का बताया। 2024 में भारत के लिए अनुमान है कि और बढ़कर 6.8% पे चला जाएगा। चीन गिर जाएगा, ये 4.5% पर आ जाएगा, ये अनुमान है। यूएस, अमेरिका के लिए अनुमान है कि ये 1% की दर से बढ़ेगा। ये जो माइनस में यूके चल रहा है, बहुत हार पैर मारेगा तो 0.9% पे प्लस में आ जाएगा। जापान गिर के आ जाएगा 0.9% पे, और रूस जो है वो थोड़ा रिकवर करके आ जाएगा 2.1% पर। ये 2024 का है। तो आज की डेट में भी 2023 में भी भारत टॉप पर और 2024 में भी भारत टॉप पर रहेगा। और हमारे यहां लोग कहते हैं कि अरे भारत तो बर्बाद हो रहा है। लेकिन बॉस, आप सोचिए कि जब दुनिया में किसी से नहीं संभल रहा, हमारे यहां संभल कैसे रहा है? इसलिए संभल रहा है कि हमने संभलना तब शुरू कर दिया था जब किसी को नहीं पता था कि कोरोना और युद्ध जैसी कोई चीज आने वाली है। नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को सुधारने का काम तब शुरू किया था जब कोई उस पर बात भी नहीं कर रहा था। और ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स हुए कि आज उसका इंपैक्ट दिख रहा ही है। यह उस वक्त के कामों का असर है। और आज आपको थोड़ी और डिटेल में बताता हूं। यह तो IMF का डेटा होगा। बजट से पहले एक आर्थिक सर्वे आता है। उस आर्थिक सर्वे का नाम सुनते लोगों के कान में जो है घन 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 होने लगता है। ये कहां समझ में आएगा, अपने बस की बात नहीं। बॉस, पाठशाला किस लिए, मैं किस लिए हूं? आराम से बैठिए, आज आपको आर्थिक सर्वे समझाऊंगा। क्योंकि आर्थिक सर्वे जो है वो मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप फेल होंगे। वो पुरानी बात हो गया। वो मट साहब बैठे हैं जो आपको मैथ्स में पास कराएंगे। और तब, क्योंकि देश तभी पास होगा जब आप जानेंगे कि देश की हालत क्या है। यह आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक सेहत का सबसे सटीक दस्तावेज होता है। इसी से पता चलता है कि कोई देश आर्थिक तौर पर कितना मजबूत या कमजोर है और उस देश की चुनौतियां क्या हैं। बजट से पहले भारत के आर्थिक सर्वे में जो बड़ी बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ बातें पहले आपको बताता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के पहले के ग्रोथ के लेवल पर पहुंच गई है। पहला बड़ा पॉइंट तो यह है, अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था उसे लगभग फिर से पा लिया है। मतलब भारत की हालत इस वक्त उस भाई जैसी है जिसने मान लीजिए सब डूब गया हो, लेकिन अब सब रिकवर कर लिया है।
महामारी और यूरोप में जारी अशांति के बावजूद 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था फलने और फूलने जा रही है, यह इस सर्वे में लिखा है। महामारी के बाद भारत का कमबैक तेज था। ठोस घरेलू मांग के बढ़ने से यह हुआ। पूंजी निवेश में तेजी आई। मतलब ये जो कोरोना आया, ये जो युद्ध आया, इसको अगर क्रिकेट, चूंकि हमारे यहाँ क्रिकेट बड़ा प्रसिद्ध है, तो क्रिकेट के लिहाज से समझिए तो ये ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे ये कोरोना और युद्ध कि सबके विकेट गिरे जा रहे थे। तो भारतीय टीम भी खेली, कंडीशंस ऐसी थी कि हमारे भी शुरुआत में 2-4 विकेट गिर गए, लेकिन भारतीय टीम ने रिकवर करके, भारत ने रिकवर करके 400 ठोक दिया और बाकी कोई देश रिकवर नहीं कर पा रहा। सब जो है वो 100 के अंदर खेल रहे हैं। ये हालत है आज, ऐसे समझिए इसको। लेबर मार्केट ने अच्छा रिकवर कर लिया है, इसका मतलब लोगों को रोजगार मिला है और प्री कोविड लेवल पर आ गया है। भाई लेबर की जरूरत तभी पड़ेगी ना जब काम होगा, जब निर्माण करेंगे आप, जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, दूसरी चीजें होंगी, तभी तो लेबर की जरूरत पड़ती है। तो लेबर मार्केट सुधर रहा है, मतलब देश आगे बढ़ रहा है। हमारे यहां यह नैरेटिव चलाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी महामारी और इतने ग्लोबल चैलेंज के बावजूद अगर भारत फिर से तेजी से बढ़ रहा है तो यह कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पाए। भारत कैसे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा बेहतर स्थिति में कैसे पहुंच गया है, आज जरा इसके कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि आपके अपने देश की मौजूदा स्थिति क्या है। इसको सुनिए और समझिए। अब आते हैं बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर, ऐसा नहीं कि देश में बेरोजगारी खत्म हो गई, बहुत दुनिया जूझ रही है, हम भी जूझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गई। 2019 में बेरोजगारी दर कितनी थी? 8.3% पे थी, 8.3%। 2022 में कोरोना के संकट काल और युद्ध के बीच यह घटकर 7.2% पर आ गई है, यानी बेरोजगारी दर में कमी आई है। एक और शुभ संकेत है कि भारत का भविष्य बेहतर दिख रहा है। अब आपको दिखाता हूं एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई क्या होता है? छोटे और लघु उद्योग, जो मंझौले उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उसको कहते हैं एमएसएमई सेक्टर। इसका जीएसटी कलेक्शन क्या कह रहा है? भाई अगर एमएसएमई, मान लीजिए आपका एक छोटा बिजनेस है, किसी का मंझौला बिजनेस है, मीडियम स्तर का, वो बिजनेस डूब गया, वो क्या करेगा? वो टैक्स भर सकता है? नहीं भर सकता। वो कहेगा भाई मेरा पॉकेट खाली है, मैं कहां से टैक्स भरूंगा? तो अगर एमएसएमई का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर रिकवर कर रहा होगा। 2019 में ये एमएसएमई सेक्टर का जीएसटी कलेक्शन कितना था? 4.5 लाख करोड़। और 2022 में ये कितना हो गया? 5.5 लाख करोड़। मतलब कोरोना के पहले जो हालात हैं उससे भी बेहतर स्थिति में आज की डेट में एमएसएमई सेक्टर चला गया है। जीएसटी कलेक्शन जंप कर गया। अरे कोई कमाएगा तभी ना टैक्स भरेगा बॉस, जिसकी कमाई नहीं होगी वो टैक्स कैसे भरेगा? और अगर एमएसएमई सेक्टर में टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश का जो एक तरीके से कहिए मिडिल क्लास है, गरीब वर्ग है, वो अच्छा एक तरीके से रिकवर कर रहा है। परफेक्ट नहीं है बॉस, लेकिन दुनिया के हालात में ये परफेक्ट से भी कम नहीं लगता। अब आपको बताता हूं स्टील प्रोडक्शन, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें आपको स्टील की जरूरत पड़ती है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें स्टील का बड़ा योगदान है। तो 2019-20 में यह 75 मिलियन टन था इसका प्रोडक्शन, और 2023-24 के लिए इसका अनुमान है कि यह करीब करीब 90 मिलियन टन पे चला जाएगा। तो अगर स्टील का उत्पादन बढ़ रहा है तो तभी ना बढ़ेगा जब उसकी खपत होगी बॉस। बिना खपत के कोई निर्माण कर रहा होगा। तो स्टील भी बन रहा है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रिकवर कर रहा है। अब आपको बताता हूं कोयला प्रोडक्शन। देश में कोयले की जरूरत आज भी बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा तो बिजली उत्पादन के लिए भी है। अब ये प्री कोविड लेवल में जितना हम कोयला निकाल रहे थे, प्री कोविड लेवल से 21% ज्यादा हो गया है, यानी प्लस में चला गया। जितना प्री कोविड में हम कोयला प्रोडक्शन कर रहे थे उससे 21% ज्यादा कर रहे हैं। तो यानी कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है,
इसका मतलब लोगों तक, घरों तक बिजली पहुंच रही है। दूसरे उद्योग धंधे जहां कोयले का इस्तेमाल होता है उसमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बीच में बड़ा माहौल बनाया गया कि कोयला ही खत्म हो जाएगा, बिजली नहीं मिलेगी आपको। अब कोयले जैसा मुंह काला हो गया ऐसा बोलने वालों का। कोविड के दौरान हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि लोग घरों में बंद हो गए। तो टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे चलती, वो खत्म हो गई थी एकदम, लोग घरों में बंद थे। तो अब उसमें क्या चेंज आया है वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देश रिकवर कर रहा है नहीं कर रहा है। उस पर्चे में नरेंद्र मोदी और देश के लिए क्या लिखा है। कोविड से पहले एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट था 60% से प्लस। कोविड में यह घटकर 20% से भी कम पर आ गया। मतलब 100 अगर होटल थे तो 20 होटल बुक हो रहे थे, 80 खाली जा रहे थे। कोविड के पहले 60 बुक होते थे, 40 खाली जाते थे। अब नवंबर 2022 तक एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट 70% पे चला गया। मतलब 100 होटल हैं तो उसमें से 70 बुक चल रहे हैं, फुल चल रहे हैं। यानी कोविड से पहले जो हालात थे उससे भी बेहतर। अच्छा, होटल कैसे बुक होंगे? लोगों के पास पैसा होगा घूमने का तभी ना होगा बॉस। पैसा नहीं है, लोग जाके कह रहे हैं हम होटल में रुकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो लोग घूमने निकल रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके पास पैसा आ रहा है। और पैसा आ रहा है ये तभी आएगा जब नौकरी होगी, रोजगार होगा। तो यानी अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है। कोविड की वजह से एविएशन सेक्टर भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। एविएशन मतलब हवाई जहाज जो उड़ता था। और भाई जब घर में बैठे हवाई जहाज कौन उड़ाएगा? पायलट के हवा में लेके ऐसे घूमता रहेगा कि कोई है आओ नोएडा करके बैठा लेगा, नहीं हो सकता था। तो वो सब बैठे हुए थे। लेकिन अब ये एविएशन सेक्टर भी रिकवरी मोड में। एक और गुड न्यूज सुनिए। दिसंबर 2022 में हवाई सफर करने वाले कुल पैसेंजर 1.5 करोड़। यह आंकड़ा अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के औसत 11 महीने से 6.4% ज्यादा है। यानी करीब 6.5% ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। नवंबर 2022 में एयर कार्गो से कुल 2.5 लाख टन सामान ले जाया गया, जो प्री कोविड लेवल का 89% है। मतलब जब दुनिया बाप कर रही है, उनसे संभाले नहीं संभल रहा, इंडिया कोविड के पहले वाले सामान्य हालत से भी बेहतर स्थिति में जाता दिख रहा है। अब आप सोचिए क्यों आईएमएफ कह रहा है कि भाई हम तो है, हमको लगता है इंडिया जैसा कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या हालत है आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक मोहल्ले में एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 20 बच्चे रहते थे। पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। सिर्फ एक ही बच्चा है जिसका उसके लाइट जाने के बाद भी अगले दिन एग्जाम में नंबर आ रहा है, और वो बच्चा है इंडिया। बाकी सबको लिखे नहीं बन रहा, क्योंकि उनकी तैयारी वैसी नहीं थी। इंडिया जब तैयारी कर रहा था तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि घर में बैठ के पढ़ता रहता, खेलने नहीं जाता है। आज देखिए वही इंडिया रात भर लाइट नहीं रही, पढ़ाई नहीं हो पाई, बावजूद उसके टॉप कर रहा है। यह है अपना इंडिया बॉस। भारत के सामने महंगाई का एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है महंगाई खत्म हो गई, लेकिन भारत को महंगाई भी उस लेवल पर परेशान नहीं करेगी जैसी दुनिया को कर रही है। जिस लेवल पर रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बाकी दुनिया परेशान है, वो इंडिया का हाल ना तो है और ना होगा। अब आप सुनिए महंगाई को लेकर क्या कहता है यह पर्चा। सारी भविष्यवाणी आज ही हो रही है। महंगाई 2023 के लिए अनुमान है कि महंगाई दर 6.8% पे जा सकता है। 6.8% यानी 7% से नीचे। जब ये कोई कोरोना काल नहीं था, जब ये कोई युद्ध नहीं था, तब भी यूपीए के जमाने में डबल डिजिट में जाता था, 10%, 11%। आज दुनिया में रिकॉर्ड महंगाई है। पाकिस्तान में तो 25% है बॉस। हमारे यहां 7% से कम रहेगा 2023 में। और सुनिए, अब गुड न्यूज सुनाता हूं। 2024 की पहली तिमाही में यह महंगाई दर कितनी हो जाएगी आपको पता है? अब इसकी भविष्यवाणी सुनिए। 5% हो जाएगी, घट के 6.8% से 5%। फिर कहा जा रहा है दूसरी तिमाही में 5.4%। कोशिश यही है कि मतलब महंगाई दर को 6% से नीचे रखा जाए। अभी भी यही हालात हैं और बेहतर स्थिति में इंडिया दिख रहा है कि इंडिया में महंगाई भी दुनिया के मुकाबले कंट्रोल रहेगी। अच्छा, आपको लग रहा है अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 6.8 और 5% क्या बहुत अच्छी चीज नहीं, और कम होनी चाहिए। तो बॉस इंडिया का हाल क्या आपको बताया? इंडिया का क्या बताया कि हम 6% से नीचे रहेंगे या इतना रखने का अनुमान है, 6.8 से 5% के बीच में। यूके महंगाई देखिए। अब आप जब तक दुनिया को नहीं देखिएगा आपको समझ ही में नहीं आएगा। ये वो बच्चे हैं
जिनके यहां बिजली गई और वो फेल हो रहे हैं। यूके में महंगाई दर 10% बॉस, रूस में महंगाई दर 10% बॉस, यूएस में, अमेरिका में 8.5% की महंगाई दर चल रही है बॉस। और ये वो देश हैं जहां 1-1, 2-2% की महंगाई दर रहती थी, 8-8, 10-10% चल रहा है। जर्मनी में देखिए 7.5% बॉस, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, इंडिया के सामने कोई नहीं है। इटली में, इससे तो बहुत सारे हमारे देश के नेता जुड़े हुए, राहुल गांधी इटली जाते रहते हैं, वो जाएंगे तो आपको लौट के बताएंगे कि बॉस इटली में पिज्जा ज्यादा महंगा मिल रहा है, यहां खान मार्केट में सस्ता मिलता है। कनाडा में 7.6% है महंगाई दर। अब आप बताइए कोई है टक्कर में? है कोई? आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत में महंगाई दर भले ही टारगेट के ऊपर है, लेकिन यह महंगाई दर इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो निजी खपत को रोक दे। आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की विकास दर, उसको लेकर भी बातें कही गई कि भारत किस तरह से ग्रो करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। अप्रैल 2022 से 2023 यानी चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में विकास दर 7% रहने का अनुमान है। अलग अलग एजेंसीज ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास दर को लेकर जो अनुमान लगाया है, उसके मुताबिक अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करें, वो कह रहे हैं 7.3% रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है भारत 7% पे रहेगा। मूडी कह रहा है 7%, फिच कह रहा है 7% भारत की विकास दर रहेगी, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 7%, वर्ल्ड बैंक कह रहा है 6.9%, आरबीआई कह रहा है 6.8%, आईएमएफ कह रहा है 6.8%, एवरेज ग्रोथ 6.9%। यानी मैथ्स के टीचर से पूछिए, साइंस के टीचर से पूछिए, संस्कृत के टीचर से पूछिए, हिंदी के टीचर से पूछिए, सब यही कह रहे हैं कि टॉप करेगा तो अपना इंडिया करेगा। ये सबको टीचर मान ना लीजिए बॉस, उदाहरण ना दे रहा हूं, ये सारे टीचर क्लास में कह रहे हैं कि टॉप तो अपना इंडिया ही करेगा। और जिनको अभी भी इंडिया में ये सारे हालात देखकर खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर एक व्यक्ति विशेष का विरोध भरा हुआ है, उन्हें पड़ोस का हाल देखना चाहिए। जैसे मोहल्ले में नहीं होता है, मिश्रा जी का लड़का क्या कर रहा है, शुक्ला जी का क्या कर रहा है, उस्मान भाई का क्या कर रहा है, पीटर भाई का क्या कर रहा है, पांडे जी की लड़की क्या कर रही है, सब बच्चे एक ही साथ में पढ़ते हैं, तो देखें जरा उनका क्या हाल है। तो पड़ोसी, जो इमीडिएट पड़ोसी हैं हमारे, उनको देखते हैं। एक है श्रीलंका, एक है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश। ये लोग क्या कर रहे हैं बॉस? जब हम गर्व से सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है, चमचमा रहा है तारे की तरह, सूरज की तरह। अच्छा, तारे की बात कर रहा हूं तो आज बताऊंगा कि तारे गायब कर देने वाली लाइट कौन सी होती है, वो भी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर। लेकिन भारत तो सूरज वाला तारा है, तो भारत चमक रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हमारे पड़ोसी, वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे हैं। हमारे लिए आईएमएफ कह रहा है कि ये तो चीता है भाई, वहां जो है उनको नाक रगड़नी पड़ रही है अपना देश चलाने के लिए कि किसी तरह से लोन मिल जाए। दक्षिण एशिया के इन 3 देशों में बांग्लादेश को सबसे पहले आईएमएफ का लोन मिल गया है। बांग्लादेश को आईएमएफ ने $4.7 अरब का लोन अप्रूव कर दिया है। इस लोन में करीब $48 करोड़ की रकम बांग्लादेश को तुरंत रिलीज हो गई। आईएमएफ के लोन से बांग्लादेश को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वहां विदेशी मुद्रा भंडार $46 अरब से घटकर $34 अरब तक गिर गया है। वहां की करेंसी टका की वैल्यू पिछले साल मई से अब तक 25% गिर चुकी है। आईएमएफ का लोन लेने के लिए बांग्लादेश ने टैक्स बढ़ाने और बैंकिंग सेक्टर में बैड लोन को कम करने की शर्तें मानी है। इसी के तहत बांग्लादेश इसी महीने 2 बार तेल और बिजली के दाम बढ़ा चुका है। यह है बांग्लादेश का हाल बॉस, कि किसी तरह से कर्जा मिल जाए, इसलिए बांग्लादेश अपने ही लोगों के बिजली के दाम बढ़ा रहा है, तेल के दाम बढ़ा रहा है। अब सुनिए, बांग्लादेश का हाल तो सुन लिया, उसकी अर्थव्यवस्था तो पाकिस्तान और श्रीलंका से तो बेहतर ही है। पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल क्या है सुनिए। आईएमएफ से लोन की फाइनल अप्रूवल ही नहीं मिल रही है इन लोगों को। आज आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई हुई है, जो लोन अप्रूव करने से पहले बातचीत करेगी कि देखें जरा ये लोग लौटाएंगे कि नहीं, ठीक से रखेंगे कि नहीं। लोन अप्रूव करने के लिए आईएमएफ ने कड़ी शर्तें रखी थी। देखिए, मीटिंग चल रहा है, लोन देने के लिए मीटिंग चल रही है। जो शर्तें पाकिस्तान को पूरी करनी है, तभी आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन मिल पाएगा। जैसे पाकिस्तान ने 2019 में आईएमएफ से $6 बिलियन का लोन लेने के लिए अग्रीमेंट किया था।
इसके बाद पाकिस्तान ने आईएमएफ से ये लोन बढ़वाकर $7 बिलियन का करा लिया कि बॉस 6 क्या दोगे, 7 दे दो। इस लोन एग्रीमेंट का 8 बार आईएमएफ रिव्यू कर चुका है। अरे तुमको 7 दे, तुम पहले 1 तो लौटाओ, तुम लौटाते तो हो नहीं, तो 8 बार रिव्यू किया और लोन की रकम रिलीज कर दी। लेकिन 9वां रिव्यू पिछले 4 महीने से अटका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत खराब थी। अगर आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के उठाए गए कदमों से संतुष्ट होगी तो $1.2 अरब का लोन दे देगी और इससे पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर मात्र $3.5 अरब के आसपास है, जिससे पाकिस्तान का 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल भी कवर नहीं होगा, मतलब सामान ही नहीं खरीद पाएगा बाहर से। पाकिस्तान को अपना उधार चुकाने और दिवालिया होने से बचने के लिए अगले 5 महीने में $8 से $9 बिलियन चाहिए और उसके पास अभी है $3 बिलियन। उम्मीद है कि आईएमएफ से $1.2 बिलियन मिलेंगे, फिर सऊदी अरब, चीन, यूएई ये लोग भी तो कुछ भीग देंगे, तो वहां से $5 बिलियन का भरोसा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या करते हैं पता है? सुबह उठ के पर्चा चेक करते हैं, अच्छा अभी इतना है, इतना चीन से लोन मिलेगा, इतना आईएमएफ से लोन मिलेगा। तो जैसे नहीं होता है जो लोग लोन लेके राशन लाते हैं कि इससे जो है परचून की दुकान का भर देंगे बिल, इससे बिजली बिल भर देंगे, अरे फिर जो पानी का बिल जाता है वो क्या होगा? मतलब उधारी से घर चला रहे हैं ये लोग। और एक तरफ इंडिया है जो बंगले में है बॉस, फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत है कि अरे बंगले में छत के ऊपर जो कोने में पैच है वहां बारिश हुई थी तो इतना सा पानी कैसे जम गया। कुछ लोग इसी पे रोए जा रहे हैं और दूसरों का घर कर्जे में चल रहा है। यह तब मिलेगी रकम पाकिस्तान को जब आईएमएफ से पाकिस्तान की बातचीत सफल हो जाएगी। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका को भी आईएमएफ से लोन चाहिए। ये देख रहे सारे पड़ोसी का हमारा हाल, बांग्लादेश बताया, पाकिस्तान बताया, अब श्रीलंका सुनिए, जिसके कई महीनों से बातचीत कर रहा है श्रीलंका। श्रीलंका को आईएमएफ से लोन का भरोसा मिल गया है क्योंकि आईएमएफ के साथ श्रीलंका की डील को भारत ने सपोर्ट कर दिया। हम सपोर्ट कर रहे हैं तब उसको लोन मिल रहा है। श्रीलंका को आईएमएफ से लोन लेने के लिए भारत, चीन, जापान का बैकअप चाहिए था, क्योंकि इन 3 देशों का ही श्रीलंका सबसे ज्यादा कर्जदार है। इसमें भारत पहला ऐसा देश है जिसने आईएमएफ को कहा कि श्रीलंका के लिए $2.9 बिलियन के बेल आउट पैकेज को बिना कोई और अतिरिक्त शर्त के भारत सपोर्ट करता है। भाई आईएमएफ कह रहा था कि तुम्हारे पास तो पहले ही भारत का, चीन का, जापान का, इन लोग का कर्जा है, तुम इनका नहीं चुका पा रहे, हमारा कैसे चुकाओगे? तो भारत ने कह दिया कि आप दीजिए ना लोन बॉस, हम इस पर कोई और शर्त वर्त नहीं लगाएंगे, हम अपना देख लेंगे, आप इनको लोन दीजिए। ये है भारत, खुद चमक रहा है लेकिन दूसरे को डूबने भी नहीं दे रहा, उसको भी बचा रहा है श्रीलंका को। इस डील में श्रीलंका को लोन के रीपेमेंट के लिए 10 साल का डेट मोरेटोरियम और 15 साल का रीस्ट्रक्चरिंग पीरियड मिल रहा है, जिससे श्रीलंका अपना कर्ज आसानी से चुका सके। अच्छा, चीन अड़ंगा लगा रहा था, उसके चाइनीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने श्रीलंका को कह दिया कि वो लोन के रीपेमेंट के लिए 10 साल का डेट मोरेटोरियम नहीं देगा, बल्कि सिर्फ 2 साल ही देगा। श्रीलंका पर चीन की कंपनियों का करीब $7 बिलियन का लोन है, लेकिन श्रीलंका के बेल आउट पैकेज को भारत के समर्थन के बाद चीन दबाव में आ गया। श्रीलंका का स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है ना, उसको लगा कि अरे यार ये तो इंडिया मदद कर रहा है, हम इस वक्त पैसा मांगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसने कह दिया कि वो श्रीलंका के लिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को समर्थन करता है। मतलब इंडिया के आगे चीन को भी मजबूर होना पड़ा श्रीलंका की मदद करने के लिए। यह है अपना भारत बॉस। तो यह है उस पर्चे में, आर्थिक सर्वे का पर्चा, जिसको खोलिए तो भारत का सुनहरा भविष्य दिखता है। कम होती महंगाई दिखती है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती दिखती है। और इसलिए कल आपको सुबह 9:30 बजे से बजट भी समझाऊंगा, बजट की पाठशाला लेकर आऊंगा। सुबह 9:30 बजे से बजट पेश होगा और आसान भाषा में, यहां ना भारत पर हम समझा देंगे, खत्म मामला, दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब जाने की जरूरत पड़ती है कहीं, चैनल की नहीं बात कर रहा हूं, दूसरी जगह, तो क्या जरूरत पड़ती है? सड़क की जरूरत पड़ती है। बिना सड़क के कैसे जाइएगा? आज आपको पाठशाला में उस सड़क का चैप्टर बताने जा रहा हूं जिस पर चलने से पेट्रोल बचेगा। पीएम मोदी की वो सड़क जो पूरे एशिया में कहीं नहीं है बॉस। बारह फरवरी को देश को एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। यह एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा तक है, जो बनकर तैयार हो गया है
और 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हिस्से का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसी झमाझम सड़क है ये, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। अगर इतना सभी इंडिया के लिए प्रेम होगा तो आपको नरेंद्र मोदी ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, ये सब नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा कि बॉस इंडिया में ये क्या ही हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके शुरू होने का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, उसका एक हिस्सा शुरू होने जा रहा है। बाकी हिस्से भी बन रहे हैं, बीच बीच के पैचेस बन गए, वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, दोनों जगहों की अहमियत के बावजूद कैसे बरसों तक दोनों बड़े शहरों की दूरी कम करने के बारे में सोचा नहीं गया, उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसके बारे में बता रहा हूं, ये कमाल की चीज बनी है बॉस। और आप कहेंगे कि भाई एक्सप्रेसवे तो लखनऊ वाला भी है। अरे बॉस, अभी इसके बारे में सुनिएगा तो अब आपको पता चलेगा कि क्या ही चीज बन गई। इसकी कुल दूरी जो है, मिटो ना यार, कुल दूरी ये है 1380 किलोमीटर, 1380 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। इसमें लेन कितनी होगी? 8 लेन है और ये 12 तक बढ़ सकती है। एक्सटेंशन कितना हो सकता है? इतनी जगह बनाई गई है, छोड़ी गई है कि 12 लेन का भी बन सकता है। 5 राज्य से गुजरेगा, मतलब 5 राज्यों को फायदा होगा। अब ये 5 राज्य कौन है? दिल्ली भी है इसमें, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, फिर एमपी भी है और गुजरात भी है। लास्ट में मुंबई पहुंच रहा है तो महाराष्ट्र हो ही जाएगा। तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, 6 राज्य हो गया एक तरीके से। तो इसको 6 कर दीजिए, 6 राज्य। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए आपको जिन राज्यों से गुजरना है उसके बारे में तो बता ही दिया। लेकिन अभी दिल्ली से मुंबई अगर कोई सड़क के रास्ते जाता है तो उसके लिए 2 रूट है। पहला रूट होता है दिल्ली मुंबई वाया ग्वालियर भोपाल। इसकी दूरी है 1450 किलोमीटर और 26 घंटे का समय लग जाता है। दूसरा रूट है दिल्ली मुंबई वाया अजमेर अहमदाबाद। यह 1410 किलोमीटर का रूट है, इसमें भी 26 घंटे लगते हैं। अब जो ये दिल्ली मुंबई आपको बता रहा हूं एक्सप्रेसवे, इसमें समय कितना लगेगा आपको पता है? ये 1380 किलोमीटर का है और इसमें समय लगेंगे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 12 घंटे, मात्र 12 घंटे। अभी कितना लगता है जो आपको बताया? 26 घंटा लगता है बॉस। मतलब वो एक्सप्रेसवे बन रहा है जो सीधा 14 घंटे खा जाएगा मतलब बचा देगा आपका। कहां 26 घंटा लगता है, कहां 12 घंटा लगेगा। सुबह आप बैठे और गाड़ी से पहुंच गए मुंबई। ट्रेन दिल्ली से मुंबई पहुंचाती है 15 घंटे 40 मिनट में। ये नरेंद्र मोदी ने ऐसी सड़क बना दी, पहुंचा दी 12 घंटे में। इधर से रेस लगाइए, घर वाले को बोलिए तुम ट्रेन में बैठो, मैं गाड़ी से जाता हूं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। फिर उसको वहां मुंबई स्टेशन पे रिसीव कीजिए, बोलिए हेलो मैं आ गया एक्सप्रेसवे। ये माहौल हो जाएगा बॉस। और अभी इसकी खासियत तो बताई नहीं आपको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कई फेज में तैयार किया जा रहा है और सोना दौसा स्ट्रेच इसका फर्स्ट फेज है। इसलिए जैसे जैसे जो हिस्सा बनकर तैयार होता जाएगा उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे बन जाने से सिर्फ समय ही नहीं बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और इन सब के अलावा जिन जिन शहरों से एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेज होगा। कैसे होगा? इसके लिए आपको एक्सप्रेसवे की कुछ खासियत बताता हूं जो इसे सबसे अलग बनाती है। मैंने बोला ना बॉस, ये सिर्फ समय बचाने वाला एक्सप्रेसवे नहीं है, बहुत झमाझम एक्सप्रेसवे। एक तो ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दुनिया का एक्सप्रेसवे बनाने में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। 50 साल तक का समय बताया गया है कि इसमें टूट फूट होने का कोई हिसाब ही नहीं है। 50 साल तक भूल जाइए, कोई टूट फूट नहीं होगी, यह दावा किया जा रहा है। एशिया का पहला ग्रीन ओवरपास इस पर बन रहा है। अब ये ग्रीन ओवरपास क्या, आगे दिखाऊंगा, आगे डिटेल में। एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड बनाया जाएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी दौड़ा सकते हैं। हर 500 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा।
एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल होगा, मतलब हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला ग्रीन ओवरपास और ग्रीन अंडरपास बनाया जा रहा है। आपने फुटओवर ब्रिज सुना होगा, रेलवे ओवरब्रिज सुना होगा, लेकिन ये ग्रीन ओवरपास और अंडरपास क्या है बॉस? इसके लिए आपको दो तस्वीर दिखाता हूं, जिसके बाद आप ग्रीन ओवरपास और अंडरपास आसानी से समझ पाएंगे। जरा इस तस्वीर को यहां डालिए, जो मैं आपकी इसकी खासियत बता रहा था। भैया ऐसी एशिया में ऐसी सड़क नहीं बन रही है, बनी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि ये किस तरह से होगी। इसमें आपको दो टनल दिख रहा है यहां पर, जरा ये दिखाइए। ये यहां पर आपको एक टनल दिख रहा है, ये आपको दूसरा टनल दिख रहा है, दिख रहा है? इसमें से गाड़ियां गुजरेंगी, यहां से गाड़ी आएगी और यहां से गाड़ी निकलेगी। दो अपने रास्ते बने हुए हैं। मतलब ये ऊपर का हिस्सा जानवरों के लिए है कि आप यहां जंगल से निकलिए, टहलते हुए ऊपर से देखिए, अरे ये अपने मिश्रा जी जा रहे हैं और शेर चला गया ऊपर से देखता। किसी का टाइम पास नहीं हो रहा है, किसी जानवर का ऊपर से देख रहा है गाड़ियों को कि कैसी कैसी गाड़ियां जा रही हैं। तो इससे फायदा क्या है? ये तो लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि जानवर सड़क पे नहीं आएगा तो हादसे नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया? साइड में ना मजबूत शीशे लगा दिए गए। ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, इसको दिखाइए, ये शीशा लगा हुआ है। इस तरह का शीशा लगा दिया जाएगा तो इधर से जानवर नहीं आ सकता है, लेकिन उसके लिए जगह छोड़ दी। ऐसे आओ, घूम के जाओ, घूमो अपना जंगल में। तो शीशा ऊपर से नीचे तक लगा है ताकि कोई भी जानवर एक्सप्रेसवे पर ना आ सके। एक बार इसका वीडियो है क्या? वीडियो चला के दिखाएगी किस तरह का बना है? वीडियो भी है मेरे पास, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। अच्छा, तब तक एक दूसरी तस्वीर दिखाई। इसमें आपको कुछ जानवर जो हैं वो नीचे आते हुए दिखेंगे, जिसमें जो वीडियो दिखाऊंगा एक बार उसमें दिखाई, बड़ी स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आएगा कि जो वीडियो है उसमें दिखता है कि कैसे कुछ जानवर जो हैं वो नजर भी आ रहे हैं और ऊपर कुछ फ्लाईओवर जैसा दिख रहा है। तो ये तस्वीर है, ये पहला ग्रीन फ्लाईओवर दिखा रहा हूं। जानवर वाला वीडियो डालिए ना बॉस। तो अंडरपास से गाड़ियां निकल रही हैं, ये देखिए, ये अपना ऊपर देख रहे हैं, ऊपर हाईवे है और नीचे जो है वो जानवर चल रहे हैं। इसी तरीके से अंडरपास भी कहते हैं, एनिमल अंडरपास, मतलब जमीन पर जानवर घूमेंगे और जमीन से कई फुट ऊपर पिलर पर सड़क बनी होगी, उससे गाड़ियां गुजरेंगी। मतलब जानवर सड़क पर नहीं आएगा और ना ही एक्सीडेंट का चांस होगा। तो दो चीज बना दी गई, एक अंडरपास बन गया जिससे गाड़ी अंदर से जा रही है, और दूसरे हिस्से ऐसे बना दिए गए जहां ये ब्रिज ऊपर है और जानवर नीचे से गुजर रहे हैं। मतलब प्रकृति का बैलेंस बना हुआ है। एशिया में पहली बार ग्रीन ओवरपास बनाया जा रहा है। राजस्थान के बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच ग्रीन ओवरपास तैयार किया जा रहा है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन ओवरपास होगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बकायदा टनल बनाई जा रही है, मतलब ऊपर बाघ घूम रहे होंगे, नीचे टनल से गाड़ियां गुजर रही होंगी। इसी तरह माथेरान इको सेंसिटिव जोन में भी टनल बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुल 5 ग्रीन ओवरपास बनाए जा रहे हैं, साथ ही 3 ग्रीन अंडरपास तैयार किए जा रहे हैं और इनकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर होगी। साफ है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने में इंसानों का तो ख्याल रखा ही गया है, इसके बनने से जंगली जानवरों को भी कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, जो ऐसा पूरे एशिया में कहीं नहीं हुआ। ऐसी सड़क, यह एक्सप्रेसवे जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे जानवरों का भी फायदा, उनको भी दिक्कत नहीं, इंसानों का भी फायदा। लेकिन एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे पेट्रोल भी बचेगा। भाई, जब आपका सफर 26 घंटे से घटकर 12 घंटे का होगा, दूरी घट जाएगी, आप 100-120 की स्पीड पे चल पाएंगे, गाड़ी माइलेज ज्यादा देगी, तो पेट्रोल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। और इसका कैलकुलेशन सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक बार जरा इसका कैलकुलेशन भी बताता हूं, कितना पेट्रोल बचेगा। इसके बारे में अनुमान यह है कि करीब करीब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद 32 करोड़ लीटर हर साल बचेगा ईंधन। और इसमें जब आप मिला रहे हैं तो पेट्रोल डीजल दोनों कर लीजिए, डीजल पेट्रोल दोनों तरह की जो गाड़ियां चल रही। पैसे कितने बचेंगे? पैसे बचेंगे करीब 3200 करोड़ रुपए बचेंगे।
तो ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जिस पर आप चलिए, आप क्या चलिएगा, पैदल थोड़ी जाइएगा, चलने मतलब नहीं कहते गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी चलेगी तो आपके पैसे भी बचेंगे। और CO2 उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम जो है उसकी कमी आएगी। मतलब 4 करोड़ पेड़ लगाने पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम होता, उतना सिर्फ इस एक्सप्रेसवे पर चलने से हो जाएगा कम। एक्सप्रेसवे पर 20 लाख पेड़ भी लग रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लग रहा है 500 मीटर पर, हर 500 मीटर पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समय बचाएगा, जानवरों की जिंदगी बचाएगा, पर्यावरण बचाएगा, पानी भी बचाएगा, ईंधन भी बचाएगा। 70 साल बीत गए लेकिन ऐसा कुछ सोचा ही नहीं गया कि दिल्ली और मुंबई के बीच ऐसा हाईवे या एक्सप्रेसवे बना दिया जाए जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी कम हो जाए और रास्ते में पड़ने वाले शहरों को भी फायदा हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सोचा। मार्च 2019 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और 4 साल बाद यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है। इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे 1 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत जैसे आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी में सुधार हो जाएगा। जयपुर, कोटा, इंदौर, वडोदरा और सूरत बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। अगर मुंबई और दिल्ली से इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई सड़क के रास्ते, तो इससे उन शहरों को भी बड़ा फायदा होगा। दिल्ली जयपुर कह रहे हैं कि 2 घंटे में आप पहुंच जाइएगा, तो आप सोचिए कि वहां टूरिज्म कितना बढ़ जाएगा। तो लेकिन 70 साल से किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया। पाठशाला में अब आपको एक साइंस की क्लास मिली है, चलता हूं, जिसमें आसमान से तारे गायब कर देने वाली लाइट का चैप्टर खोलता हूं और यह भी बताऊंगा कि क्या आपके घर में भी वो लाइट है जो तारे खा जाती है। आप जरा दिमाग पर जोर डालकर एक बार सोचिए कि दिल्ली, नोएडा, मुंबई या किसी मेट्रो शहर में आखिरी बार रात में आसमान में तारे आपको कब दिखाई दिए। बॉस आपको गाली देता है, आपको दिन में तारे दिखा देता है, लेकिन जो असली वाले तारे हैं वो लास्ट कब देखे बॉस। बहुत सोचने पर भी आपको हाल फिलहाल में ऐसा कोई वक्त ध्यान नहीं आएगा कि पूरा आसमान तारों से जगमगा रहा हो, आपने देखा। जब रात में साफ आसमान और तारे दिखाई दें, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ऐसा लगता है। इसकी एक वजह प्रदूषण तो है, लेकिन कई लोग मान लेते हैं कि इसकी बड़ी वजह प्रदूषण ही है। नहीं बॉस, इसका एक मेन रीजन लाइट पॉल्यूशन है, यानी रोशनी से होने वाला प्रदूषण। आप सोचेंगे लाइट पॉल्यूशन क्या भला है बॉस, वायु प्रदूषण सुना था, ये लाइट पॉल्यूशन क्या है, लाइट से भी प्रदूषण होता है क्या। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन ये तो सुने हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि रोशनी तो जरूरी है, उसमें प्रदूषण कैसे फैलने लगा, रोशनी से क्या परेशानी है बॉस। आज आपको इस चैप्टर में जानना चाहिए कि लाइट पॉल्यूशन क्या चीज है और ये कितनी बड़ी समस्या बन गई है इन बड़े बड़े शहरों के लिए, ये कैसे होती है। जिस तरह से एयर वाटर पॉल्यूशन से आपको फर्क पड़ता है, उसी तरह से लाइट पॉल्यूशन भी एक बड़ा खतरा है। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर लाइट पॉल्यूशन से क्या असर होता है, क्या फर्क पड़ता है, वो साफ करती है। इस तस्वीर में लाइट पॉल्यूशन को 7 पॉइंट में दिखाया गया। इसमें 7 नंबर पर जो तारे दिख रहे हैं, एक बार जरा इसको यहां डालिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या दिखाना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं। बस लाइट पॉल्यूशन की बात ही नहीं हो रही। एक बार जरा डाल के दिखाइए वो तस्वीर जिसमें हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। यहां पर जब आप देख रहे हैं, इसको कह रहे हैं एक्सीलेंट डार्क स्काई साइट, यानी जहां पर बहुत शानदार जो है वो तारे, रात में तारे दिख रहे हैं। और यहां पर आप तारों को देखिए कैसे घन घन एकदम झमाझम भरा हुआ है। डार्क स्काई साइट 6 नंबर, ये देखिए रूरल स्काई, गांवों में जैसा आसमान दिखता है उसको दिखाया गया। यहां पर भी तारे दिख रहे हैं। सब अर्बन रूरल ट्रांजिशन, यानी यहां पर थोड़े देखिए तारे कैसे यहां पे हैं और यहां कैसे कम हो गए। सब अर्बन स्काई में फिर भी थोड़ा बहुत हाल है। ब्राइट सबअर्बन साइट में गायब होने शुरू हो गए। सिटी सबअर्बन ट्रांजिशन में खत्म है मामला। और सिटी और इनर सिटी स्काई में आपको जो ये तारे टाइप के कुछ दिख रहे हैं, दिल्ली मुंबई वालों का ये हाल, ये आपके घर की रोशनी है बॉस, इसको तारा नहीं कहते। तो तारा यहां ऐसा दिख रहा है और आपके शहर में ये है तारे वाला आसमान, खाली, शून्य, जीरो, नीलबटे सन्नाटा। जैसे जैसे आप मेट्रो शहरों में जाएंगे आपको यही तस्वीर दिखेगी। और ये लाइट पॉल्यूशन के भी बड़े योगदान की वजह से। और इससे इंसानों का क्या नुकसान है,
हमारे जीवन और सेहत पर कितना असर बुरा पड़ता है, ये सब आज आपको बताऊंगा। लाइट पोल्यूशन को लेकर हाल ही में साइंस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई। यह स्टडी जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने की। इसके मुताबिक 2011 से 2022 के बीच आसमान की चमक यानी तारों का दिखना 10% कम हो गया और इसके लिए दुनिया भर में 19,000 लोकेशन पर 29,000 लोगों से जानकारी ली गई। उस जानकारी का अध्ययन करने के बाद पता चला कि रात में तारे दिखने कम होते जा रहा है। शहरों में अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि प्रदूषण की वजह से आसमान साफ नहीं दिख रहा, तारे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यह पूरा सच नहीं है बॉस। आसमान का धुंधला होना और तारों के न दिखने का एक मेन कारण लाइट पोल्यूशन भी है। बहुत ज्यादा एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करने से लाइट पोल्यूशन होता है बॉस। बहुत ज्यादा एलईडी लाइटों का इस्तेमाल करने से दुनिया के तमाम बड़े शहरों में रात में रोशनी की चकाचौंध देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लाइट पोल्यूशन बढ़ रहा है और इन आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से आसमान की चमक कम हो रही है। लाइट पोल्यूशन को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है ग्लेयर यानी चकाचौंध वाली रोशनी, स्काई ग्लो यानी आर्टिफिशियल रोशनी की वजह से आसमान का चमकना, जैसे शहरों के ऊपर का आसमान आपको इसी वजह से चमकता दिखाई देता है। फिर है लाइट ट्रेसपास यानी जहां रोशनी की जरूरत नहीं वहां भी रोशनी कर देना, जैसे स्ट्रीट लाइट की रोशनी का घरों के अंदर तक आना। और क्लटर यानी एक ही जगह पर बहुत ज्यादा रोशनी करना, जैसे इवेंट्स के दौरान होता है। आपको आसान तरीके से समझाऊं तो लाइट पोल्यूशन कैसे होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट से रोशनी निकल रही है, ये देख रहे हैं आप, स्ट्रीट लाइट से रोशनी निकल रही है और जितने इलाके में रोशनी देनी है उससे ज्यादा रोशनी फैल रही है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी ऊपर तक जा रही है, लोगों की आंखों में जा रही है और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की रोशनी जमीन से टकराकर आसमान में भी जा रही है। हर शहर में इस तरह के हजारों लाखों स्ट्रीट लाइट और करोड़ों अदर लाइट सोर्स होते हैं और इनकी रोशनी जब डाइवर्ट होकर आसमान में जाती है तो उसी से आसमान चमकता हुआ दिखता है। इसको स्काई ग्लो कहते हैं। एक आम सोच यह भी है कि धरती पर जो भी लाइट होती है, आर्टिफिशियल या सनलाइट, वो रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी से बाहर चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज से पृथ्वी पर आने वाली रोशनी का सिर्फ 29% हिस्सा ही रिफ्लेक्ट होता है, बाकी की रोशनी यहीं रह जाती है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या फिर आर्टिफिशियल लाइट हो। अगर ये रोशनी आसमान की तरफ जा रही है तो वो पृथ्वी के वायुमंडल के चौथे लेयर थर्मोस्फेयर से टकराकर वापस आ जाती है और इसी वजह से लगातार स्काई ग्लो बढ़ रहा है और सालाना लाइट पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब आप मन में ये सवाल पूछ रहे होंगे कि अगर रात को तारे नहीं देखे तो क्या आफत आ गई बॉस। अगर बहुत ज्यादा रोशनी होने से लाइट पोल्यूशन या स्काई ग्लो हो रहा है तो इससे इंसान की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, तो इसका जवाब भी आपको सुनना चाहिए। एलईडी इंसानों के डीएनए में एक विशेष सर्केडियन रिदम होता है जिसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यह बायोलॉजिकल क्लॉक ही तय करता है कि दिन के वक्त हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है और रात के समय अंधेरे की जरूरत होती है। यह हमारे अंदर का सिस्टम है। इसके अलावा इंसान में जैविक घड़ी का मुख्य स्थान होता है हमारा ब्रेन। यहां भी एक घड़ी लगी हुई है। हमारे ब्रेन में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। ये कोशिकाएं पूरे शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल और सेट करती हैं। लेकिन जब यह बायोलॉजिकल क्लॉक वाली रिदम डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। अमेरिकन हेल्थ रिसर्च एजेंसी एनसीबीआई के मुताबिक इंसान की स्कैडियन रिदम ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर तक का खतरा 40% बढ़ जाता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि शरीर में होने वाले इन छोटे छोटे बदलाव पर हम ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है या नींद एक बार टूट जाए तो बहुत देर में आती है, रात में गहरी नींद आना बंद हो गई। इसके पीछे की एक वजह भी सुन लीजिए। हमारी आंखों में एक खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिसे कोन सेल्स कहते हैं। लंबे समय तक ज्यादा रोशनी में रहने से ये कोन सेल्स उत्तेजित हो जाती है जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है। इतना ही नहीं, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन गड़बड़ा जाता है जो हमारी नींद, मूड और निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर डालता है। और यह तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। इसके बाद अनिद्रा और डिप्रेशन की बारी आती है। बाद में शरीर के ऑर्गन पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है।
कुल मिलाकर मतलब यह है कि रात को तारे न दिखने का मतलब यही है कि आप लाइट पॉल्यूशन में जी रहे हैं, और ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, वरना आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। अब इससे बचने का उपाय क्या है बॉस, वो आगे बताऊंगा। उससे पहले यह समस्या कितने बड़े लेवल पर पहुंच गई है जरा ये समझिए। लाइट पॉल्यूशन ज्यादा लाइट के इस्तेमाल से होता है, और उसमें भी एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि 2022 में दुनिया में सभी लाइट्स में 50% एलईडी लाइट थी, जबकि 2013 में एलईडी लाइट का इस्तेमाल मात्र 13% पर था। एलईडी लाइट से कम बिजली की खपत होती है, इसलिए इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। एलईडी लाइट की रोशनी पुराने और परंपरागत पीले बल्ब की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए कि आप पुराने पीले रंग वाले बल्ब को देख सकते हैं, बल्ब के अंदर का फिलामेंट भी दिख जाता है, जबकि एलईडी लाइट को कुछ सेकंड भी देखना मुश्किल होता है। देख सकते हैं आप, नहीं देख पाइएगा। उससे समझिए कितना इंपैक्ट है इसका। भारत में लाइट पॉल्यूशन से कैसे रात में तारे दिखने बंद होते जा रहे हैं, यह आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। यह तस्वीर मुंबई की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शहर सोता नहीं, रात भर चकाचौंध और रोशनी रहती है। इसी वजह से आसमान धुंधला होता जा रहा है, तारे दिखाई नहीं देते मुंबई। जबकि मुंबई से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर लोनावाला चले जाइए, वहां अलग ही नजारा दिखाई देता है। लोनावाला एक मशहूर टूरिस्ट, ये दोनों तस्वीरें साथ में देखिए, आपको आसमान देखिए पता चल जाएगा। तस्वीर देखिए, जमीन आसमान का फर्क है, आसमान में भी। इसी तरह से आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाता हूं। दिल्ली में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रदूषण रहता है, लेकिन लाइट पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के आसमान में रात में तारे नहीं दिखाई देते। जबकि दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क का आसमान एकदम साफ दिखाई देता है। यहां के आसमान में रात में तारे दिखाई देते हैं, पहाड़ी इलाका है, लाइट पॉल्यूशन लगभग ना के बराबर है। अब आप जो लोग कह रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन की वजह से, भाई पॉल्यूशन जब दिल्ली में नहीं है तब दिख रहा है। दिल्ली में जब पॉल्यूशन नहीं है तब भी तारे दिख रहे हैं क्या? तब भी तो नहीं दिख रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरा हुआ है तब भी दिख रहे हैं क्या तारे? तब भी नहीं दिख रहे। तो आप सोचिए, कोई तो और वजह होगी ना, और वही वजह है लाइट पॉल्यूशन। एक आम सोच है कि अगर शहरों में चमक दमक है, रोशनी है, तो इसका मतलब विकास हो रहा है। आर्टिफिशियल लाइट यानी एलईडी को विकास से जोड़ दिया गया है। ऐसा पूर्ण सत्य नहीं है। आपको अमेरिका के लॉस एंजलिस का एक किस्सा बताता हूं। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर काफी डेवलप्ड शहर, यहीं पर हॉलीवुड भी है। इस शहर में लोग चमक दमक के आदी हैं। साल 1994 में लॉस एंजलिस में भूकंप आया था, जिसकी वजह से ब्लैकआउट हुआ था, यानी पूरे शहर की रोशनी चली गई, शहर में अंधेरा हो गया। इस दौरान लॉस एंजलिस में लोगों को रात में आसमान में तारे, आकाशगंगा, दूसरी एक्टिविटी दिखाई दी। ये सब देख के लोग डर गए और इमरजेंसी नंबर 911 पे फोन कर दिया। लोगों ने कहा कि आसमान में अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने देखा ही नहीं, इतनी रोशनी में रहते थे, उनको पता ही नहीं आसमान में क्या होता है। लॉस एंजलिस की ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर ने उस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि लोगों ने ब्लैकआउट से पहले कभी साफ आसमान देखा ही नहीं। ब्लैकआउट हुआ तो लाइट पॉल्यूशन अचानक खत्म हो गया, साफ आसमान और तारे दिखाई दी, जिससे लोग डर गए। लोगों का लगा कि कहीं एलियन तो नहीं आ रहे। लाइट पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? लेजर शो आए दिन कहीं ना कहीं होते रहते हैं, स्टेज शो होता है, इंडस्ट्रियल लाइट 24/7 चल रही है, बिजनेस विज्ञापन के लिए बड़े बड़े एलईडी बिलबोर्ड लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट, लैंप, लोग घरों में ज्यादा लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। फ्लाइट से जाते हैं नीचे देखते नहीं है, ऐसा लगता है नीचे ही तारे दिख रहे हैं, ऊपर तो दिख ही नहीं रहे। आपके आसपास चकाचौंध वाले माहौल के असर से कैसे पक्षियों और दूसरे जीवों की जिंदगी खत्म हो रही है, यह भी समझिए। शहरों में हमेशा लाइट में रहने की वजह से गौरैया जैसे पक्षियों में दिन और रात का फर्क कम होता चला है। इसमें गौरैया के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और वो बीमार होकर मर जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 सालों में दुनिया भर में 82% गौरैया कम हो चुकी हैं। इसके अलावा तेज रोशनी में रहने की वजह से पक्षियों की प्रजनन और पोषण क्षमता भी बिगड़ रही है। ये चिड़ियों का भी बुरा हाल हो गया है, इतना इसका लाइट पोल्यूशन का बुरा असर है। एक ही उपाय है, अपने जीवन में तेज रोशनी को कम कीजिए, घर में फालतू लाइट्स मत चलाइए और हो सके तो कम वॉट की लाइट का इस्तेमाल कीजिए। यही एक रास्ता है इससे बचने का या इसको कम करने का। अगर दिमाग की लाइट जल गई हो तो कल पाठशाला में फिर आइए, 8:50 पर मिलेंगे। नमस्कार।